हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान पाठ 9 के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथन को सत्य या असत्य बताइए। देखिए, हमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ऑक्सीजन गैस ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अधिक घुलनशील है। जो ऑक्सीजन गैस है, इन्होंने पूछा है, तो वो ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में ज़्यादा घुल जाती है। ये हमारा असत्य है। इसका उल्टा होता है, गैसों की घुलनशीलता सामान्यतः ताप बढ़ने पर घटती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ठंडे पानी में ज़्यादा घुलती है और गर्म पानी में कम घुलती है। सेकंड है ख है, रेत और पानी का मिश्रण एक विलयन है। देखिए, रेत और पानी को अगर हम मिलाएंगे तो वो एक मिश्रण नहीं होता, क्योंकि रेत पानी में नहीं घुलता है। तो ये क्या है, ये भी हमारा असत्य है। रेत पानी में नहीं घुलती, यह विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जब वो बिल्कुल मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। जैसे अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं और उसमें चीनी घोलेंगे तो वो घुल जाती है, वो समांगी मिश्रण होता है। लेकिन अगर रेत और पानी आप मिलाओगे तो रेत अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। तो ये भी कथन हमारा असत्य है। अब ग पाठ देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ये भी हमारा असत्य है। उसको क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु स्थान घेरती है तो उसको द्रव्यमान नहीं कहते, उसको आयतन कहते हैं। घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। घा पाठ देखते हैं, असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक विलय घुला होता है। ये भी हमारा असत्य है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए, संतृप्त विलयन वो होता है जब आप पानी में जैसे चीनी घोल रहे हैं, एक ऐसी अवस्था आएगी जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, और चीनी उसमें नहीं घुलेगी। और असंतृप्त विलयन क्या होगा, जिसमें आपने चीनी घोल दी और चीनी अभी भी घुल सकती है, वो होगा हमारा असंतृप्त विलयन। तो ये भी असत्य है। असंतृप्त विलयन में और विलय घुल सकता है। इन्होंने बोला था कि जो असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक विलय घुलता है, तो ये गलत है, क्योंकि असंतृप्त विलयन में और विलय को भी घोला जा सकता है। डा है, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें एक समरूपी मिश्रण है। तो देखिए, वायुमंडल में जो गैसें हैं वो एक निश्चित क्या है, परसेंटेज में उपलब्ध है, तो उसको हम समरूपी मिश्रण कहेंगे। तो ये हमारा सत्य है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो इसमें फिलअप्स दिए गए हैं उसको हमें भरना है। का पाठ देखिए, ठोस का आयतन विस्थापन विधि से मापा जाता है। इन्होंने बताया है कि ठोस का आयतन है विस्थापन विधि से मापा जाता है। जैसे ये जल दे रखा है यहाँ पर, अगर हमें किसी ठोस का वेट निकालना है तो उसको हम इसमें डुबा देंगे और फिर यहाँ पर वाटर लेवल हम चेक कर लेंगे कि पहले वाटर लेवल यहाँ पे कितना था और कितना बढ़ गया, तो इसको विस्थापन विधि बोलते हैं। अब का आगे का पार्ट जो है वो यहाँ पर है, जो हमें फिलअप करना है। ठोस को जल में, ये हमारा डैश है, डुबाया जाता है और जल स्तर की वृद्धि मापी जाती है। मतलब जो ठोस का आयतन है वो हम विस्थापन विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, ठोस को जल में डुबाया जाता है, ये फिलअप है, उसको डुबो देते हैं और फिर जो जल की वृद्धि होती है, पहले जल यहाँ था और फिर उसका स्तर यहाँ चला जाएगा, और जितनी ये वृद्धि होगी इसको हम माप लेते हैं। खा है, किसी निश्चित तापमान पर विलायक में घुली विलय की अधिकतम मात्रा उसकी डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। जब निश्चित तापमान पर विलायक में जब हम कुछ घोलते हैं तो उसकी अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, वो विलेयता कहलाती है। मतलब कितनी चीज़ उसमें घुल चुकी है। गा पाठ देखेंगे, प्राय तापमान में वृद्धि से घनत्व डैश है। तो प्राय तापमान से घनत्व क्या होता है, घटता है, तो गा में आ जाएगा घटता। घा देखेंगे, जब ग्लूकोज पूरी तरह घुल जाए और दिए गए तापमान पर
और न घुले तो यह विलयन कहलाता है। देखिए, जब ग्लूकोज हम पानी में घोल रहे हैं और जो तापमान है उतना ही रखें रूम टेम्परेचर, और वो घुलना बंद कर दे, तो हमारा विलयन कैसा बन जाएगा? हमारा विलयन संतृप्त विलयन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आप जल से भरे गिलास में तेल डालते हैं, तेल ऊपर तैरने लगता है, इससे क्या ज्ञात होता है? देखिए, गिलास भरा हुआ है, उसमें आपने तेल की कुछ बूंदें डाली, तो आप देखोगे कि जो पानी है वो नीचे रह जाएगा और तेल उसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर खा सही है। खा क्या होता है? जल तेल से अधिक सघन है। जो जल है वो तेल से अधिक सघन है, मतलब जल भारी होता है तेल से, और जो तेल है वो हल्का होता है। तेल का घनत्व जल से कम होता है। देखिए, जो तेल है उसका घनत्व जल से कम होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण तेल ऊपर की परत में रहता है और जल नीचे रहता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कम घनत्व होगा तो ऊपर तैरेगा और अधिक घनत्व होगा तो नीचे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी पत्थर की मूर्ति का वजन 225 ग्राम है। एक पत्थर की मूर्ति है, उसका वजन है 225 ग्राम और उसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है। वजन भी दे दिया है हमें और आयतन भी दे दिया है। वजन क्या है? ये हमें द्रव्यमान दे दिया है और ये हमें आयतन दे दिया है। उसके घनत्व की गणना कीजिए और अनुमान लगाइए कि यह मूर्ति जल में तैरेगी अथवा डूबेगी। अब उसका हमें घनत्व बताना है और हमें अनुमान लगाना है कि जो ये मूर्ति है ये जल में तैरेगी या डूब जाएगी। अब हमें घनत्व का फॉर्मूला पता है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान को किससे भाग करते हैं? आयतन से। तो द्रव्यमान घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो अब हमारा द्रव्यमान कितना दे रखा है? 225 और आयतन है हमारा 90। जब 225 को 90 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो द्रव्यमान था वो हमारा ग्राम में था और जो आयतन था वो सेंटीमीटर क्यूब में था। तो घनत्व तो आ गया हमारा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो जल का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 2.5 बड़ा है 1 से, इसलिए मूर्ति जल में डूबेगी। क्या हो जाएगा? मूर्ति का घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो डूब जाएगी। तो अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? अधिक द्रव्यमान होगा तो घनत्व भी अधिक होगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? अन्य कथन उपयुक्त क्यों नहीं है? सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे। तो जो गा है वो हमारा सबसे उपयुक्त कथन है। एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में और अधिक विलय नहीं घुल सकता। देखिए, एक निश्चित तापमान लेंगे, कोई भी एक टेम्परेचर ले लेंगे आप, उसको बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा? संतृप्त विलयन है, मतलब उसमें चीनी घुलनी बंद हो गई है। जो हमारे पास पानी था तो उसी तापमान पर और चीनी उसमें नहीं घोली जा सकती, नहीं घुलेगी तो उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें वो घुलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर निश्चित तापमान दिया है। निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है। तो क्या होता है? निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है पहले से ही, इसलिए सामान्यतः और विलय नहीं घोला जा सकता। तो इसका हमारा गा पार्ट सही हो गया। तो अब हमें ये सारे पार्ट्स बताने हैं कि ये सारे हमारे गलत क्यों हैं। अब क्या है? का भी असत्य है। कैसे? एक संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घोल सकता है। अब इन्होंने बोला है कि संतृप्त विलयन है और उसमें और विलय घुल जाएगा, तो ये असत्य हो ही जाएगा। संतृप्त विलयन की क्षमता पूरी हो चुकी है, उसमें और विलय नहीं घुलेगा। खा है, दिए गए तापमान पर असंतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुल गई है। देखिए, जो दिया गया तापमान है और जो असंतृप्त विलयन है
उसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुल गई है, ये भी गलत है क्योंकि असंतृप्त विलयन में तो और भी घोला जा सकता है, तो ये भी हमारा असत्य है। अब गा हमने पढ़ ही लिया क्योंकि गा तो हमारा आंसर है। घा एक संतृप्त विलयन केवल उच्च तापमान पर बनता है। अब इन्होंने बोला है कि जो एक संतृप्त विलयन है वो उच्च तापमान पर बनता है, ये भी रोंग है क्योंकि संतृप्त विलयन किसी भी तापमान पर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास 2 लीटर आयतन की एक बोतल है, एक वाटर बोतल है आपके पास, उसका आयतन है 2 लीटर। आप इसमें 500 ml जल भरते हैं, बोतल में और कितना जल भरा जा सकता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या है, उसका जो बोतल का आयतन है वो 2 लीटर है और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 लीटर में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसमें हो जाएंगे 2000 ml 2 लीटर में। यही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml। अब खाली स्थान कितना बचा है? क्योंकि 500 ml तो हमारा पहले से ही बोतल में भरा हुआ है, तो 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 ml। तो खाली स्थान कितना है उसमें? 1500 ml। अब 1500 ml को अगर लीटर में चेंज करें तो इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 बन जाएगा। अतः बोतल में 1500 ml या 1500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 1.5 लीटर जल और भरा जा सकता है। देखिए ये बोतल थी हमारी, इसमें क्या था, ये इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है लेकिन जल हमने इसमें 500 ml ही भरा है, तो इसमें और कितना जल आ जाएगा ये हमें बताना है। तो हमने 2 लीटर में से ये 500 ml क्या है माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 1500 ml। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 400 ग्राम और आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका घनत्व बताइए। तो देखिए घनत्व का फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान है हमारा 400 और आयतन है हमारा 40। जब 400 को 40 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वस्तु का घनत्व आ गया हमारा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो घनत्व है तो वो क्या होता है, घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं। देखिए ये जो होता है ना इस तरह का, इसको रो बोलते हैं, ये घनत्व को डिनोट करता है। तो रो इक्वल टू 400/40 इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर अधिक द्रव्यमान होगा तो घनत्व भी अधिक होगा क्योंकि द्रव्यमान ऊपर की तरफ होता है। इसमें जैसे क्या है, रो हमने घनत्व लिखा, घनत्व हो गया और नीचे ऊपर क्या है द्रव्यमान और नीचे है आयतन। तो देखिए द्रव्यमान इसमें ऊपर की साइड है, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो घनत्व भी ज़्यादा होगा और अगर आयतन ज़्यादा हो जाएगा तो घनत्व क्या है कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र 9.21 का और 9.2 खा का विश्लेषण कीजिए। बिना छिला हुआ संतरा जल में क्यों तैरता है एवं छिला हुआ संतरा जल में क्यों डूब जाता है। देखिए ये बिना छिला संतरा है और ये छिला हुआ संतरा है और ये बिना छिला हुआ संतरा है। छिला हुआ नीचे डूब गया है और जो बिना छिला संतरा है वो ऊपर तैर रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो बिना छिला संतरा तैरता है क्योंकि उसके छिलके में हवा के छोटे छोटे स्थान होते हैं। जो इसका छिलका है आपने देखा होगा उस पर ऐसे ऐसे डॉट होते हैं, इससे जब उसमें डॉट होते हैं तो उसमें हवा भर जाती है, इससे उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व जल से कम हो जाता है। अब आयतन बढ़ जाता है लेकिन जो घनत्व है वो जल से कम हो जाता है। दूसरा जो संतरा है, छिला संतरा डूबता है क्योंकि छिलका हटने पर हवा वाले स्थान कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, छीलने पर हवा वाले स्थान कम हो जाते हैं और उसका औसत घनत्व जल से अधिक हो जाता है और औसत घनत्व उसका जब जल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाता है। देखिए छिलके में हवा के छोटे छोटे स्थान होते हैं, औसत घनत्व कम होता है इसलिए वो
तैरता है और यहाँ पर औसत घनत्व ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम और आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब है। वस्तु का द्रव्यमान 240 ग्राम और आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब है। किस वस्तु का घनत्व अधिक होगा? देखिए दोनों वस्तुओं क और ख में हमें द्रव्यमान और आयतन दोनों दे रखे हैं। तो पहले तो हम वस्तु क का घनत्व निकालेंगे, फिर वस्तु ख का घनत्व निकालेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा आया है, फिर हम बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा है। तो वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा, आपको पता ही है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और उसको आयतन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान है हमारा 200 और आयतन है 400। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आ गया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये का आ गया। वस्तु का घनत्व, इसमें भी घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान 240 है और आयतन हमारा 60 है। तो कितना आ गया हमारा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अतः वस्तु का घनत्व अधिक है। तो क्या हो जाएगा, जो वस्तु क है उसका घनत्व वस्तु ख से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। तो 5 क्या है, 4 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए वस्तु का घनत्व वस्तु ख से अधिक है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अधिक, जब द्रव्यमान अधिक होगा तो अधिक घनत्व होगा, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा है तो घनत्व भी ज़्यादा ही होगा। पहले वस्तु का द्रव्यमान 200 था और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 240 है। तो द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है तो घनत्व भी ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। रीमा के पास प्रतिरूपण मृदा मोल्डिंग क्ले है। मोल्डिंग क्ले क्या होती है, आप क्ले होती है मतलब मिट्टी, उससे कुछ बना देंगे तो वो सूख जाती है और फिर वो टूटता नहीं है, उसको मोल्डिंग क्ले कहते हैं। का एक टुकड़ा है जिसका वजन 120 ग्राम है। तो उसका मोल्डिंग क्ले का वजन है 120 ग्राम। ये हमें द्रव्यमान दे दिया है। वह पहले इसे ठोस घन के रूप में ढालती है जिसका आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले तो उससे क्या बनाती है, घन बनाती है। घन क्या होता है, क्यूब। इस तरह का क्यूब बनाती है पहले तो, ठीक है, ऐसे क्यूब, ऐसी शेप बनाती है। उसके बाद फिर इसे एक पतले पत्रक के रूप में समतल करती है। अनुमान लगाइए कि इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो उसने क्ले से एक ऐसे क्यूब बना दी, फिर क्या किया, उसकी पतली पतली सी ऐसे शीट बना दी। तो इसने पूछा है कि उसके घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा। तो घनत्व होता का फॉर्मूला है हमारा द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्ले का द्रव्यमान नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान पहले भी जब हमने क्यूब बनाई थी, घन बनाया था, तब भी सेम था और यहाँ पर भी सेम था। और केवल उसका आकार बदला है, सिर्फ आकार बदला है, द्रव्यमान नहीं बदला है। तो क्या होगा, यदि क्ले को दबाकर पदार्थ की मात्रा नहीं बदली गई तो उसका आयतन भी क्या है, समान रहेगा। तो उसका आयतन कितना रहेगा, समान ही रहेगा। ये नहीं है कि उसका आयतन बदल जाएगा। तो घनत्व का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर हम लिख देंगे घनत्व कितना, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान। अब द्रव्यमान हमारा ये है और आयतन हमारा ये है। तो 120 को हमने 60 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका घनत्व आ गया हमारा 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमने पहले ही पढ़ा है, अधिक घनत्व होता है तो अधिक द्रव्यमान होता है तो घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, लोहे के एक ब्लॉक का द्रव्यमान 600 ग्राम और घनत्व 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन हमें निकालना है, द्रव्यमान हमें दे रखा है और हमें घनत्व दे दिया है। इस बार, हर बार तो हम घनत्व निकाल रहे थे हमें, लेकिन इस बार हमें निकालना है आयतन। तो फॉर्मूला यही होगा। अब आयतन, इसको हमें आयतन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। अब आयतन का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो आयतन हमारा क्या होगा, डिवाइड में है, इधर चला जाएगा
और जो घनत्व है वो इसकी जगह पर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, आयतन इक्वल टू द्रव्यमान डिवाइडेड बाय घनत्व। तो जो घनत्व तो हमारा इधर चला गया और आयतन हमारा इधर आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो आयतन V हमें निकालना है, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, इसको V से डिनोट करेंगे। और द्रव्यमान है हमारा 600 और घनत्व कितना है हमारा 7.9। अब 600 को जब 7.9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75.95 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अतः लोहे के ब्लॉक का आयतन लगभग 76 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चित्र 9.26 के अनुसार परख नली को गर्म जल जो गर्म जल है उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से भरे बीकर में रखने पर कांच की नली में जल का स्तर बढ़ जाता है। यह घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, ये एक परख नली है। परख नली आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी। एक जार है, ये जार है, इसमें गर्म पानी भरा हुआ है। इसमें हमने ये टेस्ट ट्यूब रख दी। टेस्ट ट्यूब होती है कांच की। अब ये नीचे इसमें गर्म पानी है, तो जो इसमें पानी था तो जो इसकी सतह है, मतलब पहले पानी यहाँ तक था तो अब वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें बताना है। गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान लगभग समान रहता है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने का मतलब है कि वो और थोड़ी सी ज़्यादा जगह घेरता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। जब आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटता है। देखिए, जो क्योंकि ये अपोन में है, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि ये अपोन में है। जब आप डिवाइड करोगे तो कोई चीज़ घटेगी ही, आपको पता है। और द्रव्यमान क्या है, उसके ऊपर है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, लेकिन अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा। इसीलिए गर्म जल का घनत्व ठंडे जल की तुलना में कम हो जाता है। तो गर्म जल का घनत्व ठंडे जल की तुलना में कम होता है। तो यहीं पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।